नमस्कार मित्रों, बाल मनोविज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिकता का, दूसरा ऑप्शन है नैतिकता का, तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिकता का, चौथा ऑप्शन है भौतिकता का। तो सोचिए, खेलों के माध्यम से बालक में कौन से गुण का विकास होता है? तो वो है सामाजिकता का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी अपने दोस्तों को भेजते रहें। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? पहला ऑप्शन है मुख्य नियम, दूसरा ऑप्शन है सहायम नियम, तीसरा ऑप्शन है गौण नियम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। सोचिए, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? वो है मुख्य नियम। तत्परता का नियम अधिगम का मुख्य नियम है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? पहला ऑप्शन है अरस्तू ने, दूसरा ऑप्शन है वाटसन ने, तीसरा है रूसो ने, या चौथा है बुट ने। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? वो है अरस्तू। अरस्तू ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। तो अगला प्रश्न हमारा रहेगा, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? पहला ऑप्शन है स्किनर ने, दूसरा ऑप्शन है हेगर्टी ने, तीसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड ने, चौथा ऑप्शन है थ्रस्टन ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल सिगमंड फ्राइड ने, मनोवैज्ञानिक ने ही दिया। अगला प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन, पहला ऑप्शन है वोल्फ, दूसरा ऑप्शन है टाइडमैन, तीसरा ऑप्शन है बुट, चौथा ऑप्शन है टिचनर। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वो है बुट। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादक बुट रहेगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, इससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? यानी स्किनर मुख्यतः किस देश के वैज्ञानिक थे? तो पहला ऑप्शन है जापान के, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के, तीसरा ऑप्शन में है इंग्लैंड के, चौथा ऑप्शन है इटली के। तो स्किनर किस देश के थे? हमारा ऑप्शन रहेगा अमेरिका। लगभग मनोवैज्ञानिक जो है वो अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं, तो यहाँ स्किनर भी अमेरिका से है। अगला प्रश्न रहेगा, संवेग की उत्पत्ति से होती है? पहला ऑप्शन है आदतों, दूसरी है मूल प्रवृत्तियों, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है संपत्तियों के निर्माण। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? सोचिए, संवेगों की उत्पत्ति जो है वो मूल प्रवृत्तियों से ही होती है। संवेगों में मूल प्रवृत्तियों का। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है बालक, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे मानना है? ये रहेगा बालक को। यानी शिक्षा जो है वो बालक के इर्द गिर्द ही रहती है। अगला प्रश्न है, गेस्ट के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही ... है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरण, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा है सीखना, चौथा है चिंतन। गेस्ट के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या रहेगा? ये हमारा ऑप्शन रहेगा सीखना। यानी गेस्ट के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? पहला ऑप्शन है जॉन एडविन ने, दूसरा ऑप्शन है डगलस ने, तीसरा ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, चौथा ऑप्शन है स्किनर ने। तो निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन की विज्ञान किसने कहा था? वो हमारा ऑप्शन रहेगा सी,
पेस्टोलॉजी। तो मन का विज्ञान पेस्टोलॉजी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिंपैंजियों पर लगभग पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कोफका द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बद्री द्वारा, तीसरा है कोलर द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो चिंपैंजियों पर जो प्रयोग जो किया गया था वो है कोलर के द्वारा। कोलर ने सबसे पहले चिंपैंजियों पर ही अपना प्रयोग किया था। तो अगला प्रश्न रहेगा हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, दूसरा ऑप्शन में रहेगा विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा ऑप्शन है ऑडिटोरियम में, चौथा ऑप्शन है गृह में यानी घर के अंदर। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, वो है ऑडिटोरियम के अंदर। उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों के विकास को हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। वर्तमान की जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस अवस्था में है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरे ऑप्शन में रहेगा किशोरावस्था में, चौथा है वृद्धावस्था में। तो ये वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो हमेशा शैशवावस्था में रहेगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला हमारा प्रश्न जो है वो रहेगा, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में समयावर्त होना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, चौथा ऑप्शन है एक सुवक्ता होना यानी एक सब शिक्षक होना सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है। तो सारे ऑप्शन वैसे देखें तो सही रहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। वैसे देखा जाए तो शिक्षक का स्कूल में या कक्षा में अनुशासन होना भी ज़रूरी है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। पहला ऑप्शन है स्किनर ने, दूसरा है वुडवर्थ ने, तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल ने, चौथा ऑप्शन है वाटसन ने। यहाँ ऑप्शन सी दो बार टाइप हो गया, सॉरी। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान किसने कहा था, वो है स्किनर ने। स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभव का विज्ञान कहा है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है निश्चित स्थान पर, दूसरा है प्रत्येक समय व स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है जीवन पर्यंत, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आते ही सही करने की कोशिश ना करें, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है वो है निश्चित स्थान पर। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है वो है निश्चित स्थान पर। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन पहला ऑप्शन है स्किनर ने, दूसरा है वुडवर्थ ने, तीसरा है मैकडूगल ने, चौथा ऑप्शन वाटसन ने। किसने कहा था, ये रहेगा मैकडूगल ने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा था। अगला प्रश्न रहेगा, किस वैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है जे बी वाटसन ने, दूसरा है वुडवर्थ ने, तीसरा है टाइडमैन ने, चौथा है फ्रायड ने। किसने कहा था चेतन मन के साथ अचेतन मन की ध्यान देना चाहिए, ये कहा था फ्रायड ने। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखें। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को पहला है अशुद्ध विज्ञान माना है, दूसरा है आंशिक विज्ञान माना है, या तीसरा है शुद्ध विज्ञान माना है, चौथा है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एक जैसे लग रहे हैं, तो इसका रहेगा शुद्ध विज्ञान। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। अगला प्रश्न रहेगा, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। पहला है गेस्टोल्डवाद ने,
दूसरा संरचनावाद ने, तीसरा है मनोविश्लेषणवाद ने, चौथा है व्यवहारवाद ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? वो है मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविश्लेषणवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान संप्रदाय। अगला प्रश्न रहेगा, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत है। पहला है कोलर का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है हेल का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है थ्रस्टन का सिद्धांत। तो धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं उनके लिए सबसे उपयोगी जो सिद्धांत रहेगा वो रहेगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो है वो धीमी गति से जो बालक सीखते हैं उनके लिए सबसे उपयोगी सिद्धांतों में माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, यानी जो शिक्षण विधियां हैं और शिक्षण नीतियां हैं उनमें मुख्यतः अंतर होता है। पहला है प्रारूप का, दूसरा है सिद्धांतों का, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्यों का, चौथा ऑप्शन है पाठ्य वस्तु का। तो मुख्यतः किसका अंतर रहता है चार में से? तो मुख्यतः माना जाता है उद्देश्यों का। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में मुख्यतः उद्देश्यों का अंतर रहता है। अगला प्रश्न है, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? E.H. इरिक्सन के अनुसार पहला ऑप्शन है 8, दूसरे ऑप्शन में है 6, तीसरे ऑप्शन में है 7, चौथे ऑप्शन में है 9। तो कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? अवस्थाएं हैं 8। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं ही मानी गई हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा 24 नंबर पे क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, यानी आधुनिक मनोविज्ञान जो है उसके जनक हैं। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है विलियम जेम्स, तीसरा है वुडवर्थ या चौथा वाटसन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? देखिए, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा रहेगा, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को, दूसरा है पेस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हर्बर्ट, चौथा ऑप्शन है फ्रॉइबल। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हमारा ऑप्शन रहेगा, सोचिए सोचिए सोचिए, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक माना गया है। तो धन्यवाद सभी साथियों। आगे की कड़ी में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके।